अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु सूरजमुखी की फसल में जरूरी कार्य। मक्का की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और रोकथाम के उपाय। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सूरजमुखी की बुआई समय पर की थी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय खरपतवार, पोषक तत्वों की कमी और कीट व्याधियों का प्रकोप फसल की बढ़वार को बाधित करता है। इतना ही नहीं, रोग और कीटों का प्रकोप भी अधिक होने की वजह से इसके उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी आ जाती है। इसीलिए सूरजमुखी की फसल कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं त्रिहूत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूके सिंह। किसान भाइयों, आपने अगर सूरजमुखी की खेती की है और वो करीब अभी 30 से 35 दिन के वो क्रॉप होंगे, उसमें आप पहले ही उसका वीडिंग कर लिया होगा और अभी के समय में उसमें एक पानी देना आवश्यक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि क्रॉप जो 30 से 35 दिन के जो फसलें हैं, क्रॉप हैं, उनमें बूटिंग का स्टेज आ गया है। ये स्टेज को, इस स्टेज को बूटिंग स्टेज कहते हैं, जो जस्ट उसमें फ्लावर से पहले की वो अवस्था है। इस अवस्था में पौधे को पूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट और पानी की आवश्यकता होती है। अभी तो बारिश जहाँ तहाँ बारिश हो रही है, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में जहाँ बारिश नहीं हो रही हो, किसान भाई इस समय पौधों को पानी ज़रूर दें, जिससे कि सॉइल मॉइस्ट रहे और इनको भरपूर मात्रा में पौधों को न्यूट्रिएंट मिलता रहे। इसका ख्याल रखें, जिससे फसल आपका अच्छा होगा। सूरजमुखी की फसल अति संवेदनशील होती है, इसलिए खुरपी की सहायता से समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। साथ ही निराई गुड़ाई करते समय पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इससे पौधों को सहारा मिलता है और पौधे तेज हवा एवं बारिश के प्रभाव से बचे रहते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं सूरजमुखी की खड़ी फसल में उर्वरक प्रबंधन पर। खाद की मात्रा आप उपयोग कर रहे हैं, वो पहले ही आपने जो इसका देने का डोज है, टोटल मात्रा पोटास की आप दे चुके होंगे। नेत्रजन की आधी मात्रा जो बची हुई है वो इसी अवस्था में दी जाती है और उस खाद को अभी जो आप खाद देंगे सभी ये 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप पूरे खेत में डाल दें। किसान भाइयों, कभी कभी अधिक बारिश के चलते खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है। ऐसे में किसानों को शीघ्र ही खेत से जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक जल भराव होने पर सूरजमुखी फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों जैसे रस चूसक कीटों में माहू, जैसिड आदि का प्रकोप होता है, जो कि पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। तो किसान भाई, इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, कीट संबंधी अभी आपके क्रॉप में कोई बीमारी नहीं आई होगी, क्योंकि यह जो अभी का समय है, खासकर खरीफ के सीजन में, इसमें
कीटों की संख्या बढ़ी रहती है, और जब आप इसी को आप स्प्रिंग में लगाएंगे उस समय कीटों की संख्या कम रहती है। तो अतः अभी आपके फसल में इन कीटों का प्रकोप होने की संभावना अधिक है। इस ख्याल से अगर नहीं भी कीट हो तो भी नुभान 2 ग्राम पर केजी वाटर में डालकर, पानी में डालकर इसे खेत में छिड़काव करें, जिससे कि आने वाली कोई व्याधि या कीड़े इसमें नहीं आवे। इसके अलावा अभी सूरजमुखी की फसल में पत्ती तथा दाने खाने वाले पिल्लू का प्रकोप होता है। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई क्लोरपाइरीफॉस दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सूरजमुखी की फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है और कहीं कहीं फसल में दाने भी बन रहे हैं, जिनको देखकर कुछ पक्षी इस फसल के दाने को खाकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अतः पक्षियों से फसल को बचाने के लिए फूल बनने पर फूलों को कपड़े से ढक दें या फिर सुबह, दोपहर और शाम के समय फसल की निगरानी करें। इसके अलावा पक्षियों को शोर करके भी भगाया जा सकता है। सूरजमुखी की फसल पर परागित फसल है, अतः फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें परागण क्रिया कराना जरूरी है। फसल में परागण कराने के लिए हाथों में कपड़ा बांधकर एक फूल से दूसरे फूल पर हल्के हाथ से फेरना चाहिए। इससे परागण क्रिया जल्दी हो जाती है। और अभी विशेष केयर की आवश्यकता होती है पौधों की। ध्यान से इसको बचा लेंगे तो फिर आपको अच्छा फसल देगा, और इस फसल देने के साथ साथ इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने मक्के की फसल लगा रखी है, वो अभी बुआई के समय के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में है, क्योंकि इस वक्त वातावरण में नमी ज्यादा होती है। इसकी वजह से इस फसल में कई रोग भी होते हैं, जिनमें पत्ती धब्बा और झुलसा रोग प्रमुख है। इन रोगों के कारण फसल की बढ़वार रुक जाती है और यदि समय पर इनकी रोकथाम नहीं की गई तो ये रोग पूरी फसल में फैल जाता है। इसीलिए किसान भाई इन रोगों की पहचान करके इनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार वर्णवाल से। किसान बंधु, आज मैं आपको मकई में लगने वाले रोग, उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, अभी आपकी मक्का की फसल बढ़वार की उचित अवस्था पर है और वर्षा एवं नमी के कारण इसमें कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा है, जिनके किसान भाई समय से पहचान कर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए अभी मक्के की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं एवं इसका क्या लक्षण है, आइए जानते हैं। खास करके पत्ती अंगमारी रोग और इसके अलावा लीफ एंड शीथ ब्लाइट, ये बीमारी तो मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। जो पत्ती का जो अंगमारी रोग है, वो वास्तव में ऐसा देखा गया है, जब पौधा 50 दिन का या 60 दिन का होने लगता है, उस समय इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले कि बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये बीमारी के लक्षण पत्ती पे दिखाई पड़ते हैं। पत्ती पे ये छोटा सा धब्बा बनता है जो सुई के नोक के समान होता है। आगे चल करके ये धीरे धीरे लंबा होने लगता है और जैसे धान का पुआल जो होता है उस कलर का हो जाता है। बहुत सारे धब्बे आपस में मिल करके बड़े धब्बे बनाते हैं, जिससे पत्ती का हरा भाग खत्म, नष्ट होने लगता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होने लगती है और खास करके मकई में जो दाना बनना चाहिए वो पूर्ण रूप से बन नहीं पाता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना इन रोगों की पहचान एवं इनके लक्षणों के बारे में, और आइए अब जानते हैं रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से कार्यों को करें। सबसे पहले आप उस खेत में बीमारी रोग के लक्षण दिखने पर यथाशीघ्र हेक्साकोनाजोल या इंडोफिलम 45 दोनों में से कोई एक दवा छिड़काव करें। यदि इंडोफिलम 45 आप दवा छिड़काव करते हैं तो दवा का मात्रा होगा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी।
इस तरह से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। या हेक्साकोनाजोल यदि छिड़काव करते हैं तो 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना पड़ेगा और 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने पर इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा एक बीमारी लगती है शीथ एंड लीफ ब्लाइट। शीथ एंड लीफ ब्लाइट रोग जनरली देखा जाता है खास करके या जब बहुत ज़्यादा काफ़ी बारिश होने लगती है उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा देखा जाता है इस रोग के लक्षण जनरली जो मकई होते हैं उसके तना में दिखाई पड़ते हैं। तना में ये हल्का सा लगता है कि पानी का धब्बा लग गया हो और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है जिससे तना कमजोर होने लगता है और आगे चल करके बीमारी पत्ती पे भी दिखाई पड़ते हैं, पत्ती भी गलने लगता है धीरे धीरे। कि इस रोग के रोकथाम हेतु सबसे पहले आप उसमें वेल्डियामाइसिन या सीथमार दोनों में से कोई एक दवा 0.2% का घोल बना करके 2 से 3 बार छिड़काव करेंगे 8 से 10 दिन के अंतराल पर निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। अपने खेत को अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था करें ताकि यदि ज़्यादा बारिश होती है तो खेत से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। इस तरह से आप सावधानी बरतेंगे तो हम समझते हैं आपको अच्छा से अच्छा उपज मिलेगा। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने स्वस्थ पौध के लिए टमाटर का बिचड़ा डाला था, उनकी पौध अब रुपाई के लिए तैयार हो गई है। और हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि द्वारा टमाटर की तैयार की रुपाई करना चाहते हैं, उन्हें खेत की तैयारी से लेकर पौध रुपाई तक के कार्यों को सही तरीके से संपादित करना होगा। तो ड्रिप विधि द्वारा टमाटर की तैयार पौध की रुपाई किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं प्रगतिशील किसान प्रधान चौधरी। हम चर्चा कर रहे हैं टमाटर की पौधरोपण। किसान भाइयों, जो हमने एक महीने पहले तैयार पौध करी थी, वो इस टाइम लगाने के लिए समय अनुकूल है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना आवश्यक होता है। अतः टमाटर की उन्नत किस्मों के बारे में आइए जानते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती से भरपूर पैदावार लेने के लिए भूमि का चुनाव करना आवश्यक होता है। इसके लिए अच्छे जल निकासी वाली जीवांशयुक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। पौध लगाने से पहले खेत में अच्छी तरह 2-3 ट्रॉली पर बीघे के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद, और उसके बाद में ट्रैक्टर से अच्छी तरह हल से गहरे से एक एल्टीवेटर से जिससे बाजोत करते हैं उससे अच्छी तरह मिला दें और 1-1.5 महीने उसको पड़े रहने दें खेत को। में सबसे पहले बेड बनाने का है। बेड 1 मीटर से 1.2 मीटर की दूरी पे बेड बनाने चाहिए। बेड बनने के बाद में ड्रिप लाइन बिछाएं। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में सबसे बढ़िया तरीका है मल्चिंग करें। मल्चिंग वैसे तो बाज़ार में कई प्रकार की है, लेकिन सब किसान भाइयों को सबसे सस्ती प्लास्टिक मल्चिंग उसका उपयोग करें। उससे पेड़ को अच्छी तरह नमी भी बनी रहती है और उनका पोषक तत्व है जो बना रहता है। और दूसरी बात, खरपतवार भी नहीं करनी पड़ती उसमें। टमाटर की खेती से अधिक उपज लेने के लिए इसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी होता है, किंतु किसान टमाटर के पौध रोपाई के समय कौन सी खाद एवं उर्वरकों का कितनी मात्रा में खेत में डालें, इसके सुझाव के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, उर्वरक के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट 20 से 25 किलो पर बीघा और यूरिया 8 से 10 किलो पर बीघा और पोटास 8 से 10 किलो पर बीघा के हिसाब से बेड बनाएं। उसी टाइम बेड के बीच बीच में और दें उसको। गांठ रोकने के लिए या तो उसी टाइम में जब खाद हो रहे हैं खेत में कार्बोफ्यूरॉन 2 से 2.5 किलो
पर बीघा के हिसाब से घेर दे उसमें। किसान भाइयों, जो हमने 1 महीने पहले पौध तैयार करी थी, उसको जब लगाने का टाइम आए उससे 1 या 2 दिन पहले जो उसको अपने छाया के अंदर कर रखी है पौध को, उसको सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी धूप दें। उसके बाद में जिस दिन लगाएं उससे 2 दिन पहले थोड़ी कड़ी धूप में जिस वातावरण में अपन खेत में लगाएंगे वो वातावरण उसको पौध को वहीं दें, और उसको 2 दिन पहले पानी बंद कर दे उसका। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कीट व रोगों का प्रकोप न हो, इसके लिए नर्सरी पौध को लगाने से पूर्व उपचारित करना होगा। परंतु किसान इसके लिए कौन सी दवा लें और कैसे उपचारित करें? लगाने से पहले नर्सरी के अंदर ही जो कीटनाशक रस चूसक होते हैं कीट, उसके लिए 3 लीटर पानी में 1 ml इमिडा का छिड़काव कर दें, या तो झारे से कर ले, जिससे 15-20 दिन खेत में कोई भी रोग और वो कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। टमाटर की खेती में पौध लगाने की विधि व दूरी का विशेष महत्व होता है। इसके लिए उचित समय व दूरी क्या है, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। मल्चिंग के ऊपर निशान, अगर वो बेल वाले पेड़ है तो 1 लाइन के अंदर लगभग 9 से 12 इंच की दूरी पे किसी पाइप की सहायता से या गिलास की सहायता से उसमें छेद कर लें। और जो ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले पेड़ हैं जो ज़मीन पे फैलते हैं, डबल लाइन के हिसाब से छेद कर लें। पौधे की दूरी करीबन 1 से 1.25 फीट के ऊपर उचित है। जिस टाइम में अपन पौधे लगाएं उस टाइम में जो पेड़ लगाएं, पेड़ के साथ में 1-1.5 क्विंटल सड़ा हुआ गोबरा खाद ले लें, और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा नामक दवाई आती है, वो खाद में अच्छी तरह मिला के 10 से 15 दिन पहले, और वो पेड़ के साथ में पेड़ चोबे उसके साथ में पहले वो डालें। उसके बाद में उसके ऊपर पेड़ लगा के मिट्टी से अच्छी तरह उसको दाब दें, जिससे जड़ गलन रोग होता है वो नहीं होगा। जो पौधे नर्सरी से लेके आए उसको ट्रे में है तो उसको सावधानी से खेत में ला के, जिसकी जड़ भी नहीं टूटे, और उसको खेत में ला के लगाएँ। और ड्रिप भी पहले चालू कर ले लगाने से पहले, जिससे अच्छी तरह नमी बनी रहे। और सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहेगा कि पौध लगाएं वो सुबह या शाम को। सबसे बढ़िया टाइम तो शाम का अच्छा रहेगा, जिससे रात की नमी और वातावरण भी रात का सही रहता है। और टाइम देखते हुए उसको सुबह शाम में टाइम के हिसाब से नमी बने रहे, उससे 1-1 घंटा आधा घंटा दोनों टाइम 2-3 दिन तक रेगुलर पानी का ध्यान रखें। और उसके बाद में नमी को देखते हुए पानी का टाइम टेबल गठा बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, पौध लगाते हैं उसमें 5 से 10% पौधे चले भी जाते हैं, तो पौधे एक्स्ट्रा रखें, जिससे कि जो पेड़ गए हैं उस स्थान पे वो पेड़ लगा सकें। किसान भाइयों, अगर उसके बाद में 10-15 दिन बाद में भी अगर ड्रिप की सहायता से ही 250 ग्राम पर बीघा के हिसाब से 22 टीन दवाई का गोल ड्रिप के साथ में ही दे सकते हैं, जिससे जड़गांठ रोग में रोकथाम लगेगा। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया उस हिसाब से टमाटर की खेती करोगे, स्वस्थ तो फसल रहेगी और भरपूर लाभ मिलेगा उसका। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से अशोक महतो ने। यह भेड़ों में होने वाले फड़किया रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो अशोक महतो जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खास तौर से, विशेष तौर से वर्षा ऋतु के अंदर मानसून के सीजन में जल जनित बीमारियां पशुओं में होने की संभावना रहती है, और इनमें जो एक प्रमुख रोग जो खास तौर से भेड़ों में देखने में आता है, जिसे हम कहते हैं फड़किया रोग। फड़किया रोग भेड़ों का एक बहुत ही घातक रोग है, फैटल डिजीज़ है, और पशुओं की अकस्मात मृत्यु इस रोग से हो जाती है। और इस रोग के प्रमुख लक्षणों के अंदर
पशु को दस्त लगते हैं, हल्के जो दस्त है वो भी एक विशेष प्रकार के हरे रंग के दस्त पशु को हो सकते हैं। पशु को कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं पशु को, और पशु के पिछले पैरों में लकवा हो सकता है, और इस प्रकार के लक्षण जो है वो पशुओं में देखने में आते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अधिक मात्रा में पशु को हरा चारा नहीं खिलाएं, अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त दाना जो है पशुओं को नहीं देना चाहिए। पशुओं को साफ सुथरा आवास उपलब्ध कराएं, पशु आवास में गंदगी नहीं रहे, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ आवास भेड़ों को उपलब्ध हो जरूरी है। रोगी के अंदर जो भी पशु आपको भेड़ रोगग्रस्त नजर आए उसे तुरंत ही स्वस्थ रेवड़ से जो है अलग कर दें, डॉक्टर साहब से जांच करवाएं, उपचार करवाएं। और जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस फड़किया रोग के टीके भी जो है सुगमता से उपलब्ध होते हैं, बाजार में भी उपलब्ध होते हैं, और आपके जो शासकीय और सरकारी पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर भी जो है उपलब्ध होते हैं। तो आपको अपने सभी पशुओं को, विशेषकर उन भेड़ों को जिनकी उम्र 2.5 से 3 माह से अधिक है, उन सभी पशुओं को फड़किया रोग के विरुद्ध, एंट्रोटॉक्सीमिया या ईटी रोग के विरुद्ध जो है आप टीकाकरण अवश्य ही करवा लें, ताकि पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके और हमारे बहुमूल्य जो पशुधन है, जो भेड़ है, उसको जो है अकाल मृत्यु से बचाकर पशुओं को स्वस्थ रखा जा सके और अधिक उत्पादन लेकर भेड़ पालक व्यवसाय को लाभकारी बनाया जा सके। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बागों में गमोसिस रोग की समस्या और उसका निदान, परवल की उन्नतशील प्रजातियां एवं रोपाई तकनीक पर जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।